गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज पंकज। आज हम फर्स्ट क्लास करने लगे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड है ये मॉडर्न इंडिया की। हम आज बात करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बारे में, वो कैसे इंडिया में आए, क्यों आए। पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, डेनिश आए थे और ब्रिटिशर्स आए थे, इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन जो माइंड में आता है कि इंडिया में आने का इतना जरूरत क्या था और यूरोपियन कंट्रीज में इतनी डिमांड क्यों थी इंडिया में आने की। मेजर रीजन है यहाँ पे हिमालयाज हैं इस जगह पे, और ये इक्वेटर है। एनवायरनमेंट ऐसी कंडीशंस क्रिएट करता है जिसकी वजह से यहाँ पे वार्म एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, प्लस यहाँ पे आपको सीजनल मॉनसून मिलता है हर साल। पोलर विंड्स यहाँ से आती हैं जो ब्लॉक हो जाती हैं हिमालयाज की वजह से। इसकी वजह से ऐसी क्रॉप्स यहाँ ग्रो होती थी, ऐसे स्पाइसेस यहाँ ग्रो होते थे जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होते थे। फिर इनको बेच के इस पूरे एशिया के रीजन में इंडिया ने काफ़ी गोल्ड ज्वेलरी इकट्ठी कर ली थी, और इन रिचेस की ना बहुत ज़्यादा बातें की गई थी जो यूरोपियन ट्रेवलर्स आए थे इंडिया में। इंडिया का ट्रेड भी रहा था यूरोप से, तो इससे भी काफ़ी रिचेस के बारे में पता चलता था। 3 रूट थे जी इंडिया आने के उस टाइम तक। इंडिया से एक रूट था, यहाँ अफगानिस्तान जाते थे। यहाँ पे ना ऑक्सस वैली है, ऑक्सस रिवर है एक, अमू दरिया बोलते हैं आजकल इसको। अमू दरिया के साथ साथ चलते हुए ये ना यहाँ से यहाँ सी में ऐड कर जाते थे, कैस्पियन सी में। कैस्पियन सी से क्रॉस करके फिर ये मेडिटेरेनियन सी में आ जाते थे, यहाँ ब्लैक सी में आ जाते थे, और उसके बाद ये जो है यूरोप पहुंच जाते थे। दूसरा तरीका है कि ये ईरान से, अफगानिस्तान से, सीरिया होते हुए दे गेट इनटू द मेडिटेरेनियन सी, दिस इज द मेडिटेरेनियन सी, एंड दे गेट इनटू द यूरोप। थर्ड वे इज दे गो थ्रू द सी वे, ये सी क्रॉस करते हुए यहाँ से ये रेड सी में एंटर करते थे, रेड सी से इजिप्ट एंटर करते थे, इजिप्ट से यहाँ ऊपर मेडिटेरेनियन में, और मेडिटेरेनियन के ऊपर यूरोप में पहुंच जाते थे। बट हुआ क्या कि अल्टीमेटली जो टर्की है ना, उसने 1453 में ये पूरा कॉन्स्टेंटिनोपोल, ये पूरा एरिया होता था ग्रीस के आगे पीछे होता, ये एरिया जीत लिया, और उसने इस पूरे एरिया पे ना अपनी डोमिनेंस बना ली। सो मेडिटेरेनियन के आगे पीछे के जितने एरियाज थे ना, इसको एक तरह से टर्की ने लॉकडाउन कर दिया। टर्की के लॉकडाउन करने से जो ट्रेड करते थे मेडिटेरेनियन के थ्रू, चाहे वो आप इजिप्ट से करें, चाहे सीरिया से करें, चाहे आप टर्की से होके जाएं, या ऊपर ब्लैक सी से होके जाएं, ये सारे रास्ते बंद हो गए। सो देयर वाज डिमांड कि यार कोई सी रूट मिल जाए, कोई और बेनिफिट मिल जाए। अब लैंड रूट के ना बड़े नुकसान होते हैं। लैंड रूट का बड़ा नुकसान ये है कि आपको घोड़ों पे लेके जाना पड़ेगा सामान, क्योंकि उस टाइम तो गाड़ियां नहीं थी, घोड़ों पे सामान लेके जाना पड़ता है। अब ये सारे बैरन लैंड्स हैं, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये सिंध वगैरह का एरिया, ये सारे बैरन लैंड्स हैं। यहाँ पे तूफान भी आते हैं, यहाँ पे कबीले रहते हैं, ट्राइब्स रहते हैं, उन सबको के रास्तों में से गुजरना, तो चाहे उनको खुश करना पड़ेगा, चाहे उनके साथ ट्रेडिंग में उन्हें पार्टनर बनाना पड़ेगा, तो ये काफी कॉस्टली अफेयर रहता था ट्रेडर के लिए। वो चाहते थे कि एक सी रूट मिले जहाँ पे सी में ना सभी को बराबर के बेनिफिट होते हैं। अगर आपका शिप बहुत बड़ा है, आपके पास शिप में ही सोल्जर्स हैं, तो आपको एक छोटी बोट से कोई लड़ थोड़ी सकता आपसे। तो ये बेनिफिट लेने के लिए वो चाहते थे सी रूट मिले। अब जो है ना, पहली कोशिश की कोलंबस ने 1492 में। वो स्पेनिश ट्रेवलर था, वो यहाँ से निकला, उसने बोला धरती गोल है, तो ही कैन गो टू वेस्ट ऑल्सो। ही वेस्ट से चला, वो यहाँ पहुंच गया, दिस इज वेस्ट इंडीज। उसने सोचा मैं इंडिया पहुंच गया हूँ, तो वहां से वो पहुंचा बेसिकली वेस्ट इंडीज। तो इट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ होल ऑफ द अमेरिका। तो यहाँ के जो रीजन थे, इनको पहली बार पता चला कि एक बहुत बड़ा लैंड मास और भी है जहाँ पे लोग रहते हैं। तो हमारे ये यूरोप के हिसाब से डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, practically speaking American was there were people living in that area also। फिर कोशिशें की गई, पोर्तुगाल ने काफी कोशिशें की। 1393 से लेके 1460 तक पोर्तुगाल किंग थे, किंग हेनरी। उन्होंने ना बहुत सारे वॉयजेस को फाइनेंस किया कि कोई रास्ता मिल जाए। अब वॉयजेस कोशिश तो करती थी, बट आप अगर ध्यान से देखें, ये इक्वेटर से ये यहाँ से आ जाएगा रफली, इस एरिया से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस एरिया से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी ऊपर ऑलमोस्ट आप इमेजिन कर लीजिए कि दिस 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23.5 डिग्री। अब ये इंडिया 40 डिग्री है, तो ऑलमोस्ट 40 डिग्री से भी ऊपर से स्टार्ट होके 40 से भी नीचे जाना है, और फिर आपको वापस आना है। तो इतना सारा टेम्परेचर वेरिएशन, इतना सारा अब सी में जब इतना टेम्परेचर वेरिएशन होता है, इतना डिग्रीज का वेरिएशन होता है, तो आपको बहुत सारे बैरियर्स मिलते हैं जो हम ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। इन बैरियर्स की वजह से क्या होता था कि बहुत सारे शिप जो यहाँ से निकले, वो अल्टीमेटली ना यहाँ पहुंचते पहुंचते साउदर्न टिप तक, साउथ अफ्रीका की साउदर्न टिप, केप टाउन तक पहुंचते पहुंचते ना वो तबाह हो जाते थे, या वो किसी तूफान में फंस जाते थे, या किसी वजह से टूट जाते थे। मोस्टली तूफानों ने बहुत नुकसान पहुंचाया,
और इसलिए इसे केप ऑफ स्टॉर्म बोला गया। ये क्रॉस ही नहीं हुई, ये क्रॉस हुआ बार्थेलो डायस ने इसको क्रॉस किया 1486 में। बार्थेलो डायस ने इसको 1486 में क्रॉस किया, तब इसका नाम जो है केप टाउन का केप ऑफ गुड होप पड़ा। उसके बाद कोशिश की गई जो वास्को डे गामा ने की, पोर्तुगाल से ही निकला वो पूरा क्रॉस करते हुए उसने ये क्रॉस कर दिया और ये मोजाम्बिक तक पहुंच गया। वो मोजाम्बिक तक पहुंचने के बाद उसने ना एक मर्चेंट शिप था कोई इंडिया का, उसका पीछा किया। उसके पीछे पीछे चलते 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 वो यहाँ से यहाँ कालीकट, कोजी कोट बोलते हैं जिसको आज, वो यहाँ पहुंच गया। एंड दिस इज हाउ द पीपल फ्रॉम द यूरोप दे ट्राई टू रीच टू दिस प्लेस, और ये पहुंचे। अब ये ऑलमोस्ट 1400 में हुआ है। 1400 से लेके 1600 तक ऑलमोस्ट, मतलब आप इमेजिन कर लीजिए 200 साल तक इस ट्रेड को डोमिनेट किया। 1399 में हुआ है, 200 साल तक इस ट्रेड को ना पोर्तुगीज ने डोमिनेट किया, उन्होंने सी रूट नहीं बताया। फिर अल्टीमेटली ये डेनिश के हाथों में आया, फिर डेनिश यहाँ की नेक्स्ट पावर बनी। अब इसको टेक्निकली समझते हैं आगे, ये मैंने आपको एक कंसेप्ट देने के लिए समझाया। यूरोपियंस का एडवेंट, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, प्लीज इसकी फिगर्स को ध्यान रखिएगा और जितना हो सके रिपीट करिए, रिवाइज करिए, जॉट डाउन करिए। जितना लिखेंगे आप उतना याद कर पाएंगे, लिखेंगे नहीं तो आपके लिए मुश्किल रहेगी। जो जीएस पढ़ते हुए लगता है कि मुझे सब आ रही है, बट जब आप रिवाइज करने लगते हैं या टेस्ट देते हैं या ऑब्जेक्टिव्स करते हैं तो आपको भूल जाती हैं, आप कंपेयर नहीं कर पाते। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज इसको जॉट डाउन करिए, लिखें। जब भी आप लेक्चर पढ़ें तो साथ साथ लिखते जाएं। एंशिएंट टाइम से इंडिया का ट्रेड लिंक जो है यूरोप के साथ था। एंड ऑफ द 15th सेंचुरी में ट्रेड जो है वो 3 रूट से होता था, मैंने बता दिया। फर्स्ट रूट जो था वो कैस्पियन सी और ब्लैक सी से होता हुआ सेंट्रल एशिया से ऑक्सस रिवर, अमू रिवर के साथ साथ, अमू दरिया जिसको बोलते हैं, उसके साथ साथ रहा। सेकेंड रूट जो है ये मेडिटेरेनियन सी से सीरिया के थ्रू था। और थर्ड रूट जो है मैंने बता दिया, इजिप्ट से, हम रेड सी से इजिप्ट में जाते थे और वहां से फिर ऊपर मेडिटेरेनियन सी क्रॉस करके यूरोपियन कंट्रीज में आ जाते थे। ये 3 रूट थे। 1453 में टर्की ने जब कॉन्स्टेंटिनोपल को कॉन्क्वेस्ट कर लिया तो ये तीनों रूट बंद हो गए। अब वेस्टर्न कंट्रीज को फोर्स्ड हो गए वो कि नेक्स्ट कोई अल्टरनेटिव मिले। 1492 में स्पेनिश नेविगेटर थे क्रिस्टोफर कोलंबस, इन्होंने वॉयज किया, इंडिया के लिए निकले, बट ये पहुंच गए अमेरिका एंड इट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। किंग हेनरी थे, जॉन सेकंड थे, उन्होंने काफी सारी एक्सपेडिशंस जो है ना उनको फाइनेंस किया पोर्तुगाल का कि इंडिया तक पहुंचा जा सके। इनवेरिएबली मोस्ट ऑफ द शिप्स जो थे ना वो अटलांटिक ओशन में जब पहुंचते थे तो अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट के साथ चलते चलते जब वो नीचे साउथ तक पहुंचते थे, टिप तक, तो वो वहां पे किसी ना किसी डिजास्टर से उनका नुकसान हो जाता था। इसलिए वो साउथ पॉइंट तक यानी केप टाउन तक नहीं पहुंच पाए और उसे केप ऑफ स्टॉर्म्स बोलते थे। अल्टीमेटली 1486 में बार्थेलो डायस से ये पहुंच पाए और तब इसका नाम जो है केप ऑफ गुड होप रखा गया। पोर्तुगीज आए हुए हैं जी, केप रूट डिस्कवर किया जो इंडिया का वो यूरोप से किया गया। वास्को डे गामा ने किया 1498 में। 20-21 के बीच में, कई जगहों पे 20 लिखा हुआ है, कई जगहों पे 21 लिखा हुआ है। 21 में 1498 को ना ये 4 शिप्स और 118 सोल्जर्स के साथ इंडिया पहुंचे थे। ठीक है, ये खुद नहीं इंडिया पहुंचे, टेक्निकली मैंने आपको बता दिया था, ये मोजाम्बिक में पहुंचे थे। वहां से इसे इन्होंने किसी शिप का पीछा किया और वो शिप के पीछा करते करते फिर अल्टीमेटली जो है ये कालीगढ़ तक पहुंच गए थे। एक मर्चेंट शिप था, उसका पीछा किया था। कालीगढ़ के जो राजा थे, जोमर, इन हिंदू रूलर थे, उन्होंने बड़ा इनको रिस्पेक्ट दी, बड़ा खुशी से इनको स्वागत किया, बट इन्होंने वो धोखा दिया उनको बेसिकली। 1500 में पेड्रो एल्वेरेस कैब्राल ने जोमारिन पे ही अटैक कर दिया। एक और अटैक उसके बाद भी किया गया, बट ये दोनों अटैक में सक्सेसफुल नहीं हुए। 1502 में वास्को डे गामा वापस इंडिया में आए, मालाबार कोस्ट पहुंचे और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे ट्रेडिंग स्टेशंस बनाए कालीकट, कोची में और कन्नौर में। कोची इनकी पहली कैपिटल रही हुई है पोर्तुगीज की इंडिया में, बाद में इन्होंने कैपिटल को ना गोवा शिफ्ट कर दिया था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे, ये इंडिया में आए थे फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर 1503 में। इन्होंने फिर फोर्ट बिल्ड किए अजादीव, कन्नौर और कोची में। अल्मेडा जो है ना ये बैटल ऑफ चौल में हार गए थे। ज्वाइंट फोर्सेस थी इजिप्ट की, टर्की की और गुजरात की, उनसे हारे थे 1508 जैन में। बट अगले साल इन्होंने तीनों को हरा दिया, तो अल्मेडा ने अगले साल बैटल ऑफ द्यू में तीनों को हरा दिया 1509 में फेब में। उसके बाद अगले जनरल जो बने वो अल्फेंसो डी अल्बिस्की बने हुए हैं, 1509 में वो बने। इन्होंने गोवा जो है बीजापुर के रूलर से छीना 1510 में। नीनो दी चोहा अगले जनरल आए तो उन्होंने कैपिटल को कोचीन से गोवा शिफ्ट किया 1530 में और द्यू और बसीन का एरिया जो है बहादुर शाह गुजरात के एक रूलर से उनसे लिया।
फिर अगले जनरल्स में मार्टिन अल्फेंसो डी सूजा का नाम आता है 1542 से 1545 इंडिया में आए। इनके साथ ना जीसस सेंट थे फ्रांसिस्को जेवियर, वो भी आए थे। और गोवा में जो चर्चेज हैं, जो इंडिया में चर्चेज को एस्टेब्लिश किया पोर्तुगीज स्ट्रक्चर पे, इसका जो क्रेडिट जाता है वो जेवियर को ही जाता है, फ्रांसिस्को जेवियर को ही जाता है। पोर्तुगीज के गिफ्ट क्या रहे इंडिया को जी? इनका गिफ्ट रहा टोबैको। इन्होंने टोबैको की कल्टीवेशन लाई इंडिया में, पहली प्रिंटिंग प्रेस लाई जी इन्होंने इंडिया में, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। पोटैटो की कल्टीवेशन लाई, और साइंटिफिक वर्क था इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स पे, वो इन्होंने किया। डिक्लाइन कैसे हुआ पोर्तुगीज? श्रीलंका इनके हाथ से निकल गया पहले, सबसे पहले। फिर हुगली जो है 1631 में कासिम खान थे मुगल नोबल, उन्होंने इनसे छीन लिया, तो वहां से भी ये बाहर हो गए। 1661 में ना इनको बड़ा नुकसान हुआ। पोर्तुगीज जो राजा थे उनकी बहन की शादी जो है ना वो चार्ल्स टू, जो कि राजा थे इंग्लैंड के, प्रिंस थे, उनके साथ हो गई। दहेज में ना बॉम्बे का पूरा एरिया दे दिया। जो लोग आज बॉम्बे को जानते हैं ना, उनको दे डोंट रिमेंबर, उनको ये नहीं पता है कि बॉम्बे बेसिकली जो है 3 आइलैंड्स, मेन 3 आइलैंड्स का बना हुआ है। जो ओल्ड बॉम्बे है ना, जिसको साउथ बॉम्बे बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉम्बे। बॉम्बे क्रॉस कर लें, दादर से आगे का जो एरिया है ना, उसे सेल्सिटी कहा जाता है। और सेल्सिटी के बाद वसई क्रीक आती है, वसई क्रीक को क्रॉस करेंगे, जो वसई का एरिया है उसे बसीन कहा जाता है। तो ये तीनों आइलैंड्स जो थे बेसिकली पहले अलग अलग ही थे, तो ये देवर 3 मेजर आइलैंड्स। तो ये आइलैंड्स आज हम इसको पूरा का पूरा जो है बॉम्बे बोलते हैं, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग दे आर डिफरेंट आइलैंड्स। इनके बीच में से नेचुरल जो है वो क्रीक्स बहती हैं, तो इन्होंने इनको सेपरेट किया हुआ था। तो मराठास ने इनसे सेल्सिटी और बसीन, बेसिकली बॉम्बे का ही एरिया 1739 में छीन लिया। पोर्तुगीज के पास लेफ्ट बाद में रह गया गोवा, दीव और दमन। 1961 तक इन्हें रिटेन किया इन्होंने, बाद में हमने इनसे लड़के इनको यहाँ से मजबूर कर दिया था जाने के लिए। तो बाद में ये गोवा, दीव और दमन इंडिपेंडेंस के बाद हमारी एक्वायर्ड टेरिटरीज में आते हैं। सेकंड जो आया ना वो डच आए। सीरीज ऑफ वॉयजेस की डच ने 1596 में, 200 साल लग गया जी, 1399 1398 में हमने किया, 200 साल लग गया इनको। तो स्मॉल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड 1602 में। फिर इंडिया में फैक्ट्रीज लगाई इन्होंने। आपको नहीं पूछा जाता है कि कौन से ईयर में कौन सी फैक्ट्री लगाई है, तो ये फिगर्स छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि कई बार आपको वो ऑर्डर पूछ लेते हैं कि इनके ऑर्डर बताओ कि किस ऑर्डर में ये फैक्ट्रीज लगाई गई हैं। मसोलीपत्तम में 1605, पुलिकट 1610, सूरत 1616, बमीलापत्तम 1641, करिकेल 1645, चिंसूरा 1653, कासिम बाजार, बैरंगोर, पटना, बलसोरा, नागापत्तम 1658 और कोचीन 1663। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि पौंडीचेरी जो आज है, दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स, 4 टेरिटरीज हैं। वन इज कॉल्ड पौंडीचेरी, वन इज कॉल्ड माही, वन इज कॉल्ड यमन, वन इज कॉल्ड करिकेल। टुगेदर दे फॉर्म द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। ये पता होना चाहिए जी। टेक्सटाइल को इंडिया का प्रीमियर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बनाने का जो क्रेडिट जाता है ना, वो भी डच को जाता है। और पोर्तुगीज को इन्होंने बेसिकली रिप्लेस किया एज द नेक्स्ट डोमिनेंट पावर इन इंडिया। गवर्नमेंट के ना इंटरफेरेंस की वजह से, आपको मैं एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट बता दूं, ब्रिटिशर सक्सेसफुल इसलिए रहे कि ब्रिटिशर कंपनी जो थी ना वो 100 सालों तक प्राइवेट कंपनी रही। उसने प्रॉफिट के लिए हर हद तक वो गिर गए, और हर प्रॉफिट को उन्होंने जिस तरह वो कमा सकते थे उन्होंने कमाया, इसलिए वो जिंदा रहे। ये जो कंपनी थी ना डच, दिस वाज बेसिकली ए कंपनी विच वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंसेस की वजह से, उसके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस करने की वजह से अल्टीमेटली ये कंपनी जो है फिर लॉसेस में चली गई, और फिर यहां से इसको पावर भी इसकी कर्टेल हो गई, कम हो गई। फ्रेंच, मिडल ऑफ द 17th सेंचुरी में लुइस 14th के फाइनेंस मिनिस्टर थे कॉलबर्ट। इन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। कंपनी का नाम था कंपनीज डेस इंडीज ओरिएंटले 1664 में। फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री जो है वो सूरत में बनाई गई, फ्रांसिस्को कैरन ने बनाई 1668 में। पौंडीचेरी की साइड इन्हें शेर खान लोधी से मिले, गवर्नर थे वकयापत्तम के, इनको मिली, और फ्रांसिस्को मार्टिन को मिली। मार्टिन ही बाद में इस फैक्ट्री के डायरेक्टर बने। फ्रांसिस्को मार्टिन फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बने उसके बाद इंडिया में, और इंडिया में इनकी ताकतें बढ़ी। इनके लेवेंटर्स आए थे, लव्योर और डोमान 1720 1742 में, उसमें और बढ़ी। ड्यूप्लिक्स के आने के बाद ना इनकी लड़ाई झगड़ा जो है वो शुरू हो गया ब्रिटिशर्स के साथ, और वही अल्टीमेटली एंग्लो फ्रेंच कन्फ्लिक्ट का कारण बना। एंग्लो फ्रेंच कन्फ्लिक्ट को हम कार्नेटिक वॉर्स बोलते हैं। अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स उसमें जीते, फ्रांस हारा, और पावर उनकी काफी घट गई इंडिया। डेनिश कंपनीज आई थी, डेनमार्क की डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई 1616 में। इसने सेटलमेंट्स बनाई सैलमपुर बंगाल में, ताकीवार तमिलनाडु में। बाद में ये एरियाज ब्रिटिशर्स को सेल कर दिए और ये फिर यहां से चले गए थे।
ब्रिटिशर्स की एक्सपेंशन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। 31 दिसंबर 1600 को ना क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर ग्रांट किया, जिसके बाद कंपनी बनाई गई। कंपनी का नाम याद रखिएगा, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज। इसको अगले 15 साल के लिए ईस्ट की तरफ ट्रेड करने की पावर दी गई। कंपनी को कॉमनली ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते थे। 8-9 साल बीत गए 1609 में, अब 5-6 साल रह गए और काम करने के, क्योंकि 15 साल का पीरियड था। तो इस कंपनी को स्ट्रेंथन किया गया। इन्होंने साइन करवा लिया जेम्स वन, जो वहां के प्रिंस थे, उनसे एक चार्टर पे कि अगले इनफाइनाइट पीरियड के लिए ये ईस्ट की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। अब इनके लिए टाइम बाउंडिंग खत्म हो गई, तो ये इनफाइनाइट पीरियड के लिए ईस्ट की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। विलियम हॉकिंस जो है ना, वो जहांगीर, महाराजा जहांगीर मुगल एम्परर थे, उनकी कोर्ट में रहे थे। इन कोशिश कर रहे थे कि इनको परमिशन मिले ट्रेड करने की सूरत में। 1608 से 1611 तक रहे, फायदा नहीं हुआ इन्हें परमिशन नहीं मिली। जब ये वापस चले गए, कैप्टन मिडल्टन आए, उन्होंने कुछ ऐसा काम कर लिया जिसकी वजह से उनको परमिशन मिल गई, तो उन्हें सूरत में ट्रेड करने की पावर 1611 में मिली। सर जेम्स थॉमस रो जो है, उन्हें गुजरात में ट्रेड करने का पावर मिला एम्परर जहांगीर से, और 1616 में फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने साउथ इंडिया में लगाई, मसोली पत्तम जगह है वहां पर। 1633 में पहली फैक्ट्री ईस्ट इंडिया में हरिहरपुर, बलसोरा, उड़ीसा में लगाई गई। मद्रास का एरिया जो है वो फ्रांसिस्को डे को मिला था, राजा ऑफ चंदीनागिरी से 1639 में, और वहां जो फैक्ट्री बना के उसको किला बना के सेव करते थे। जब भी इनके फैक्ट्री बनाते थे ना, तो फैक्ट्री के आगे पीछे दीवारें खड़ी कर लेते थे, एक फोर्ट की तरह किला बनाते थे जिससे फैक्ट्री को नुकसान ना हो। तो वहां जो फोर्ट बनाया गया उसे फोर्ट जॉर्ज बोलते हैं। बॉम्बे इनकी पहली सेटलमेंट रही वेस्ट कोस्ट पे 1668 में। औरंगजेब से इन्हें परमिशन मिली बंगाल में ट्रेड करने की 1667 में। 1690 में जॉब करनौग थे, इन्होंने सोटानोटी विलेज है वहां पे एक फैक्ट्री लगाई। सोटानोटी विलेज के आगे पीछे जो विलेजेस थे ना, उसमें कालीकाता और गोविंदपुर थे, वहां पे लोग सेटल हो गए क्योंकि उन्होंने काम करना होता था इस फैक्ट्री में। ये जो लोग यहाँ सेटल हुए, यहीं पे जो सिटी डेवलप हुई उसे आज कोलकाता बोलते हैं। 1696 में ये जो कोलकाता की फैक्ट्री है, इसको फोर्टिफाई करके इसको किले बंद कर दिया गया, किला बना दिया गया, और इस फैक्ट्री को फोर्ट विलियम्स बोलते हैं, जो 1700 में इसका नाम दिया गया। यहां हम अपना फर्स्ट लेक्चर क्लोज करेंगे। प्लीज फिगर्स पे काम करिए, याद करेंगे तभी होगा। मैं हमेशा एक मोटिवेशनल कंसेप्ट पे ही क्लोज करूंगा। विनर जो होता है ना, वो ड्रीमर होता है, जो कभी छोड़ता नहीं है मौका। आज का जो टाइम है, इसमें सरवाइव करने के लिए यू नेवर हैव टू गिव अप। अगर आप गिव अप कर देंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। सो विनर वो ड्रीमर है जो कभी भी गिव अप नहीं करता है। नेल्सन मंडेला के स्टेटमेंट्स हैं। इट वाज रियली द नाइस इंटरेक्शन इन द फर्स्ट लेक्चर। प्लीज काम करिए, हमने आज स्टार्ट किया है, आगे बढ़ते रहेंगे। जो कोशिश मैं आपके लिए कर सकता हूं, जो मेरे से बनेगा मैं आपके लिए करूंगा। मेरे लेक्चर्स का फायदा लीजिए, ये NCERT बेस्ड हैं। अपने कंटेंट को सेव करिए और इस पर ध्यान दीजिए। थैंक यू।